चलिए रुख करेंगे देवभूमि का और देहरादून से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर बैठक की जा रही है। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश जारी किए हैं। शत्रु संपत्तियों का सीएम धामी ने ब्यौरा भी मांगा है। एक भी अवैध अतिक्रमण बाकी न रहे, इस बात की तस्दीक यहां पर की है धामी ने, और ये एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं तमाम अधिकारियों को। 455 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को हटाया। इधर अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है। धामी ये बात कहते नजर आए। तो आज सचिवालय में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अतिक्रमण अभियान और अधिक व्यापक स्तर पर चलाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ साथ शत्रु संपत्तियों को लेकर जिलाधिकारियों को चिन्हित किया गया है। स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती। तो फिलहाल आपको बता दें, अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी इस वक्त बेहद सख्त लहजे में नजर आए हैं। सख्त अंदाज उनका नजर आया। 455 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और ये अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश में जारी रहेगा जब तक अतिक्रमण हट नहीं जाता। तमाम अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिन से कहा था कि जो भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण है या किसी धार्मिक नाम से जो कब्जे किए गए हैं, धार्मिक कोई न कोई ढांचा बनाकर या धार्मिक स्थान बनाकर या कोई जो है इस प्रकार से जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, हमने कहा है कि स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन उसको हटाएगा और हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसी की समीक्षा हुई है और सभी विभागों ने अपनी अपनी तरफ से जो है अभी तक जो काम किया है उसको बताया है और ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी सरकार का बड़ा फैसला है। धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आकर जमीन खरीदने वालों का ये सत्यापन होगा। राज्य में अतिक्रमण न रोकने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम धामी ने बड़े निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों के काम में जो करने वाले होंगे उनका सत्यापन होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धार्मिकता की आड़ में कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जाता है। दूसरे राज्यों से आकर जो जमीन खरीदते हैं उन पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात की गई है। अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी और इसी के लिए लगातार दिशा निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए जा रहे हैं। तो सीएम धामी सरकार का यह बड़ा फैसला है, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्थलों में काम करने वालों का सत्यापन होगा। यानी कि धार्मिक जगहों पर जितने भी काम कर रहे हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आकर जमीन खरीदने वालों का भी सत्यापन होगा। अतिक्रमण न रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर गाज गिरना तय है। तो फिलहाल सीएम धामी ने कहा है कि किसी भी सूरत हाल में अतिक्रमण को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सभी को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। तमाम अधिकारियों को सख्त रहना होगा। तमाम इस वक्त कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है। इधर आपको बता दें, आगे बढ़ते हुए धार्मिक स्थलों में जो काम कर रहे हैं उनका सत्यापन करने की बात कही गई। जमीन जो खरीद रहे हैं उनका भी सत्यापन किया जाए। अगली खबर देहरादून से ही है, जहां नौकरशाहों को जून से पहाड़ चढ़ाएगी धामी सरकार। जी हां, अपर मुख्य सचिव अधिकारी भ्रमण का कैलेंडर जारी करेंगे। अधिकारी साल भर में 15 दिन जिलों में भ्रमण पर रहेंगे। इधर अधिकारियों को दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। तो सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश जारी किया। अधिकारी एक सप्ताह के भीतर भ्रमण में रिपोर्ट जो है शासन को सौंपेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि अपने क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, जनता की क्या समस्याएं हैं, उनसे अब तमाम अधिकारियों को रूबरू होना होगा। इंटीरियर में जाना होगा, रात्रि रुकना होगा। रात्रि विश्राम के बाद उनको देखना होगा, समझना होगा कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां की जो मूल समस्याएं क्या है, उस पर ख्याल रखना होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां नौकरशाहों को जून से पहाड़ चढ़ाएगी धामी सरकार। यानी कि यदि आप अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव अधिकारी भ्रमण का इस बाबत कैलेंडर जारी करेंगे।
तमाम जो अधिकारी हैं वह अपने जिलों में घूमेंगे, दौरा करेंगे, भ्रमण करेंगे, अपने एक क्षेत्र में नहीं बैठेंगे। तो रात्रि विश्राम करना होगा, लोगों की समस्याओं को जानना होगा, उनके बीच उतरना होगा और किस तरीके से कोई समस्या यदि उनको है तो किस तरीके से उनका निवारण हो पाए जल्द से जल्द, इसके लिए भी तय करना होगा। चलिए अगली खबर भी देहरादून से ही है, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र से 450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने यह बजट जारी किया। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बजट का कुछ हिस्सा सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। जड़ी बूटी विकास में आपको बता दें कि लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अर्बन मिशन मोड पर ये 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। 1 करोड़ रुपए से बनेगी टेस्टिंग लैब। तो फिलहाल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत बजट जारी किया है, जिसमें सीमांत क्षेत्रों में 5 परियोजनाओं पर फिलहाल काम चल रहा है। इसी को लेकर बजट जारी हुआ। बजट का जो हिस्सा है सड़कों के निर्माण पर कुछ हिस्सा जरूर खर्च किया जाना है। बाकी का जो हिस्सा होगा वो जड़ी बूटी विकास में खर्च होगा। मान लीजिए 6 करोड़ रुपए जड़ी बूटी विकास में, तो अर्बन मिशन बोर्ड के तहत 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए से टेस्टिंग लैब को तैयार किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अब भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 450 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें वन विभाग के अलावा कृषक और स्टेक होल्डर मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में कृषकों स्टेक होल्डर्स के बीच MOU साइन हुआ। जैव विविधता को नोडल बोर्ड बनाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल बताया कि 2006 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन आज तक उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई। आज शुरू हुई शेयरिंग फंड पर चर्चा, जिसमें यह तय हुआ कि 5 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। वहीं मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जो आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। जो अपनी इंडस्ट्रीज में कंज्यूम करता है उस उत्पाद को, उनको लेकर के बैठक हुई, तो हमने ये निर्णय लिया। एक तो जिस तरह इस राज्य में हर्बल सेक्टर में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भी आगे काम नहीं हो पाया और फार्मर्स को एक ना तो स्किल डेवलप हो पाई उसकी और ना इस तरह का उसको कोई सुविधाएं मिल पाई। तो आज एक निर्णय हमने ये लिया है कि इस राज्य में 5 करोड़ की लागत से हम हर्बल मिशन का निर्माण करेंगे, प्लस जो उत्पाद की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए 1 करोड़ रुपए का एक टेस्टिंग लैब बनाने का निर्णय लिया गया। ज़्यादा जो डिस्कशन की बात आई सामने कि वन विभाग जो है वो कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कैसे मदद कर सकता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जोड़ सकते हैं। तो इन मुद्दों पे बात हुई और इसमें वन विभाग का जो सहयोग है वो रहेगा हमेशा। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी मॉल रोड पर चल रहे सुधारीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कार्य के धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की है और मॉल रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि मॉल रोड मसूरी का हाट है, ऐसे में पर्यटन सीजन को देखते हुए जहां पर आवश्यक है उन जगहों पर अति शीघ्र काम करने के निर्देश दिए गए, जिससे कि पर्यटकों और होटल व्यापारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसको काम को शुरू हुए आज कई महीने हो गए, काम पूरा नहीं हुआ है। टूरिस्ट सीजन चल रहा है, मसूरी का जो पीक सीजन है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहां के दुकानदारों में, आम जनता में बड़ा रोष है। आज मैंने शासनिक अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि आप डे नाइट काम कीजिएगा और 4 दिन के अंदर उसको इस लायक कर दीजिएगा कि लोग चल सकें और बाकी काम आप बाद में करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। टिहरी के नरेंद्र नगर में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन की दूसरी बैठक के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।
यहाँ आपको बता दें कि इस बैठक के तहत एजेंडे के तहत G20 देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर मंथन करेंगे, तो विदेशी डेलीगेट्स की मेहमान नवाजी के लिए विशेष इंतजाम हैं। इसी के तहत G20 देशों के प्रतिनिधियों को ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट पर होने वाली आरती से दिव्य और आध्यात्मिक और आत्मिक अनुभूति होगी, तो पहाड़ के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बैठक 24 और 25 मई को देहरादून में होगी, जहां समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की गई। विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि इस बीच मौजूद होंगे। समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। तो विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि इस बीच मौजूद रहेंगे। समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। देहरादून से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर समान नागरिक संहिता को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो 24 और 25 मई को देहरादून में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, दून जू में शुरू होगा टाइगर सफारी। टाइगर सफारी के लिए ट्रैक तैयार हो चुका है। जल्दी जून को आपको बताते कि दून जू को टाइगर की सौगात मिलने जा रही है। 2 टाइगर, गुलदार, भालू, हाइना को लेने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। 25 हेक्टेयर जू के क्षेत्रफल का कर सकेंगे अब लोग दीदार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून को जल्द ही आपको बता दें कि जो जू है इसमें टाइगर की सौगात मिलने जा रही है। 2 टाइगर होंगे, गुलदार है, भालू है, हाइना को लाने की तैयार की जा रही है, जिससे 25 हेक्टेयर जू के क्षेत्रफल का अब लोग भी दीदार कर सकेंगे, पर्यटक दीदार कर सकेंगे। तो अच्छी खबर है पशु प्रेमियों के लिए, जहां पर अब उनको टाइगर सफारी के लिए ट्रैक भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द ही दून जू को टाइगर की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें 2 टाइगर हैं, गुलदार, भालू, हाइना को लाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। 25 हेक्टेयर जू के क्षेत्रफल का दीदार अब तमाम पर्यटक करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। इधर चमोली से बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को राहत है, जहां यात्रियों और पर्यटकों को अब हवाई सेवा का लाभ जल्दी मिल जाएगा। जल्द शुरू होगा हेमकुंड के लिए हेली सेवा, नहीं बढ़ेगा हेली सेवा का किराया। तो ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि हेमकुंड साहिब के लिए इस बार हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ाया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने पिछले साल की तरह इस बार भी गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर का दोनों तरफ का किराया 5,950 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया है। DGCA की अनुमति के बाद जल्द ही हेली सेवा का संचालन अब शुरू हो जाएगा। तो यात्रियों और पर्यटकों के लिए ये बहुत अच्छी और राहत देने वाली खबर। जल्द से जल्द अब हेमकुंड के लिए हेली सेवा की शुरुआत, और इससे अच्छी बात तो ये कि हेली सेवा का कोई किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। तो चमोली से बड़ी खबर है, जिसमें हेमकुंड साहिब के आप दर्शन कर पाएंगे। 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 20,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे। कपाट खुलने से अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 3,50,000 तीर्थयात्री श्री हरि नारायण भगवान के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर में नजरें बनाई हुई हैं। तो फिलहाल पर्यटकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालु हैं
उनके पहुंचने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मंदिर प्रशासन भी सख्त है, किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो, लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, दर्शन करने में विलंब ज्यादा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इधर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कार को बचाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हुआ। 41 यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईवे सड़क पर रुड़की के पास मुजफ्फरनगर डिपो के बस सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। 4 यात्रियों को ज्यादा चोट थी, जिन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसमें रोडवेज बस चालक भी शामिल है। इधर घटना के दौरान कार चालक फरार हो गया है। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों ने दूसरी बस से आगे की यात्रा। वैसे मैं तो टिकट बनाने की प्रक्रिया में था, गाड़ी इधर से आ रही थी हरिद्वार साइड में से। अचानक यह कार बचाई, ड्राइवर ने क्या बचाया, क्या गाड़ी का टूटा है तो ड्राइवर को पता, ड्राइवर से बात नहीं हो पाई। हम लोग ड्राइवर को लेके गाड़ी में, उसके माथे में चोट है जी। अगर ड्राइवर की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। सारी सवारी सुरक्षित है, हल्की हल्की चोट है सवारियों के। यदि ड्राइवर सूझबूझ न दिखाता तो वो कार भी बिल्कुल अच्छी तरह कुचली ली गई थी और 2 मोटरसाइकिल वाले थे, भी कुचली गई। गाड़ी जैसे हरिद्वार की तरफ से आ रही थी गाड़ी, और इन्होंने आते हुए देखा एकदम इसके सामने कार ने कट मारा। इनने उसे बचाने के चक्कर में इसको उतार दिया, हाई में उतार दिया। किसी के चोट वोट लगी है? चोट लगी है, 10 ट्रेन मेरी। इधर रुड़की में किसान कामगार मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने अपने कैंप कार्यालय पर मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश शास्त्री को फूल माला पहनाकर, पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही उनकी ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। कहा गया कि लोकेश शास्त्री ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। जो गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है, उनकी शिक्षा का भार लोकेश शास्त्री वहन करते हैं। इसलिए आज उनकी ओर से उनके कैंप कार्यालय पर आचार्य जी का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया है। लोकेश शास्त्री जी गुरुजी आए, इनका मैं आशीर्वाद लिया, इनका मैंने सम्मान किया। ये भी एक समाज सेवी हैं, ये एक इन्होंने गुरुकुल चला रखा है, उसमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं। और जो बच्चे बसे हैं जिनको फीस नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, उनका सबका खर्चा उठाते हैं, उसका कार्य करते हैं। मैं जो अच्छे समाज में मीडिया, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और जो जो भी हैं, किसी धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं सम्मान करता हूँ। परमात्मा ने 1,84,00,000 योनि धारण करने के उपरांत ये शरीर दिया, और इस शरीर के द्वारा अगर आप परोपकार के कार्य कर रहे हैं, समाज में एक सुंदर सा कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का हमारे सुभाष चौधरी जी जो जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ऐसा ही, क्योंकि ये चुनिंदे लोग होते हैं जो अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, परंतु समाज के लिए अगर कोई जी रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लक्सर के रायसी गांव में डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है और ये मौत पहेली भी बन गई। दरअसल मारपीट के अगले दिन युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। वहीं परिजनों ने हत्या बताकर हंगामा किया है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल होने का, जिसमें मृतक पक्ष ने महापंचायत बुलाने की अपील की। इसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूले। इधर महापंचायत रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंची। फिलहाल पुलिस मैसेज वायरल करने वालों की पहचान अब कर रही है। तो रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है, इसी को लेकर सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले युवक के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन ये जो हत्या है वो एक पहेली से कम नहीं थी। यहाँ पर अब जो युवक के परिजन हैं, उन्होंने महापंचायत बुलाने का आह्वान किया। इसी को लेकर पुलिस वालों ने महापंचायत का विरोध फिलहाल किया है। हालांकि अब आगे पुलिस पूरे मामले को दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सड़क पर पड़ा था, मगर इनमें कोई झगड़ा ना हो जा, तो डीजे रहा था बज, तो एकदम वो लड़का आया, क्या नाम उसका, वो अमन, उसने आकाश, मैं कहे डीजे वाले के धरो, अगर भाई वो गुज्जर वाला गाना सुना दे, उसने मना कर दी। कहना नू बता था डीजे किसका, मेरा, तेरा तो खिड़की खोल। उनने खिड़की खोल ली, उसका लैपटॉप फोड़ दिया इन्होंने मुक्का मार का, एक शीशा फोड़ दिया उसका आगे का फ्रंट का, और फिर मारपीटा इनमें शुरू होगी। वहीं
मान लिया जब एक फेज चला था दोबारा कोई मतलब नहीं था उसका चलवाने का, तो उसने उसका लैपटॉप दोबारा फोड़ दिया और फिर उसका जो हो उनने गाड़ी का शीशे पर मुक्का मार के उसका शीशा फोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद बीच बचावा करने लगे, वो कहने लगा जी हम तो मारेंगे बाद में आकर, फिर अपना देख लियो इंतजाम करके रखिए। पापा को भी मेरे धमकी दी उन्होंने कि तुझे भी देख लेंगे हम जाम। तो पापा ने कहा भाई तू देख लिए तो फिलहाल चला जा यहाँ से जा। तो जी सारा काम निपटने के बाद में 3 बजे फिर आते हैं। तो जी 3 बजे तलवार पर लेकर में 6-7-8 जने गाड़ियों पे आए और वे सोते सोते के उनके तलवार तलूर मार के काट फाट के उनके चले गए एकदम। अरे एक तो उनमें मर भी गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।